सृष्टि में हर एक व्यक्ति संतान चाहता है और हर एक व्यक्ति उच्च गुणवत्ता की संतान चाहता है। हालांकि उसको पता नहीं है कि उच्च गुणवत्ता की संतान कैसे पैदा होगी। और ये धर्म भी है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए और सृष्टि को चलायमान रखने के लिए और इस सृष्टि में अच्छी आत्माओं का आगमन हो, तो इसके लिए अच्छा आर्तव और अच्छा शुक्र का होना अति आवश्यक है जी। अब जैसे ही मासिक धर्म शुरू होता है तो बहुत से केस में ऐसे देखते हैं जी कि शुरुआती स्टेज में जैसे ही मासिक धर्म शुरू होता है 12-13 साल की उम्र में, तो पेन बहुत ज्यादा होता है जी, यानी कि वहां पे वायु अत्यधिक डोमिनेट है। तो मासिक धर्म ऐसा होना चाहिए कि जिसमें महिला बिल्कुल कंफर्टेबली रह सके, पता ही ना चले कि मासिक धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति के अलावा कोई भी कंडीशन है, वो अधिक मासिक धर्म है या हो ही नहीं रहा है या अधिक दर्द है, तो वो सब कंडीशन विकृति वाली है जी। यानी कि अगर ये लंबे समय तक चलती रहेगी तो क्या होगा, जैसे कि लंबे समय तक अगर वहां पे पित्त बड़ा है आर्तव में या कफ बड़ा है, तो फिर वो पीसीओडी जैसी संप्राप्ति बना लेगा जी वहां पे। यानी कि जो गुणवत्ता आर्तव में होनी चाहिए, जो क्वालिटी यूट्रस में होनी चाहिए, वो ना होकर वो फिर आगे उसमें विकृति आ जाएगी जी। तो हर एक दंपति का सपना होता है कि उसकी अच्छी गुणवान संतान पैदा हो। तो इसके लिए जैसे ही मासिक धर्म शुरू होता है लड़कियों में, तो उनको शिक्षित करना पड़ेगा कि जितनी भी ये सब कंडीशन है, ये सब कंडीशन अच्छी नहीं है। तो आजकल तो ये शुक्र है, आर्तव है, मासिक धर्म है, इनके ऊपर कोई बात ही नहीं करना पसंद करता जी। ना कोई अपनी समस्या बताना चाहता, ना उसको सही से गाइडेंस मिल पाती जी। तो जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो तो हर लड़की के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसका मासिक धर्म अच्छे से हो, उसमें ना अधिक ब्लीडिंग हो, ना देरी से आने की विकृति हो और ना अधिक दर्द की समस्या हो। अगर ये समस्याएं चलती रही कब तक, जब तक शादी नहीं हो रही है और कंसीव नहीं हो रहा है, तो तब तक यूट्रस में कहीं ना कहीं कोई बड़ी विकृति पैदा हो जाती है, जिसके कारण कई बार तो जी मासिक धर्म का सर्कुलेशन ही नहीं बन पाता या तो अधिक ही आता है। एक महिला ऐसी थी कि जिसको एलोपैथी दवाई लेने पर भी डर लगता था कि ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा है जी। फिर 2-3 महीने के आयुर्वेदिक उपचार के बाद उनकी वो समस्या बंद हो गई थी, लेकिन जब वो बंद कर रही थी एलोपैथी दवाई और आयुर्वेदिक शुरू कर रही थी, बहुत डर लगता था कि एलोपैथी से भी कंट्रोल नहीं होता, यानी इतनी अत्यधिक ब्लीडिंग थी। और कई महिलाओं में आप देखते ही होंगे कि टाइम से मासिक धर्म ही नहीं आ रहा है, ये कफ और वात दोनों में हो सकता है। ये तो थी इन महिला की कंडीशन थी। अब कफ और वात वाली में क्या समस्या बनती है कि उनका या तो देरी से आना, खासकर कफ और वात दोनों में ही देरी से आने की टेंडेंसी इन्हीं में ही होगा, क्योंकि कफ में मंद गुण है और वात में तो ब्लीडिंग कम होगी, पेन अधिक होगा जी। तो अगर ये सब संप्राप्तियां लंबे समय तक चल रही है ना जी, तो फिर वो यूट्रस में भी विकृति पैदा कर देगी, जिससे कि आगे चल के कंसीव ही ना होना, मासिक धर्म का फ्लो ही ना बनना। एक लड़की ऐसी आई जी, जब शादी के बाद उन्होंने अपनी समस्या को बताया, उसकी हालत ये थी जी कि पहले 1-2 बार तो उसको पीरियड नॉर्मली आए, उसके बाद कंडीशन ये थी कि हर बार जब वो एलोपैथी दवाई ले तभी पीरियड आ पाते जी उसके। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जी कि दवाई के सहारे ही, अब दवाई क्या करेगी, दवाइयाँ गर्म है, खाई तो उसने अपने प्रभाव से मासिक धर्म को ले आया। लेकिन जो अंदर गुण है, जो अंदर स्थूलता है, पिछिलता है, जो मंदता है, जब तक हम उसको पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे तो सामान्य मासिक धर्म नहीं होगा। तो उस लड़की को भी शादी के 5 साल तक उसको कंसीव नहीं हुआ जी। अब किसी को 5 साल तक अगर कंसीव ना हो तो उसके माता पिता के लिए और उस लड़की के लिए बहुत ही बड़ी विकट समस्या बन जाती है जी, क्योंकि जो आगे ससुराल वाले हैं वो इस दृष्टि से देखते हैं कि इसको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो आजकल बहुत हीनता आ जाती है जिसमें। तो जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो लड़की को, तो माँ को बात करनी चाहिए जी उससे, और अगर माँ को ज्ञान होगा तभी वो अच्छे से बात करेगी।
और उसके मासिक धर्म में कोई भी विकृति नहीं होनी चाहिए, ना जल्दी आने की, ना देरी से आने की, ना अधिक पेन की कोई भी समस्याएं। जिनको अधिक पेन है उनमें ये देखा गया है कि उनका कंसीव ही नहीं हो पाता जी, या देरी से कंसीव होता है। वात में भी, क्योंकि अंदर आर्तों में भी क्वालिटी नहीं है, अंदर मासिक धर्म परिपूर्ण है ही नहीं। और कफ में फिर वो स्थूलता के कारण नहीं हो पाता। पित्त में क्या है कि वो कंसीव सबसे फास्टली करती है पित्त वाली महिला। तो ये है, कई केस ऐसे देखे गए हैं, जैसे वो लड़की का था कि दवाई खाए तभी पीरियड आए जी। अब वो एक समस्या है। अब कंसीव भी नहीं हुआ जी, 5 साल निकल गए शादी को। फिर जब उसको ट्रीटमेंट दिया गया, वहां भी बहुत सी हेतु नहीं बदल पाए, क्योंकि सुबह के टाइम में दूध के साथ रोटी खाना जी। अब पूरी तरह से फैमिली, उनका ज्वाइंट फैमिली था कि अब अकेले के लिए इस तरह से 2 टाइम खाना, 2 टाइम सब्जी नहीं बनेगी। बहुत सी समस्याएं थी जो पर्सनली थी उनकी। तो ये इतना बड़ा विकराल रूप ले लेती है जी कि हम तो इसको ये मान लेते हैं कि पेन ही हो रहा है, समय के साथ ठीक हो जाएगा, या अधिक ब्लीडिंग ही हो रही है। खासकर शादी से पहले लड़की भी माँ को बताने से भी डरती है, और माँ भी, वो एक अच्छा फ्रेंड के टाइप माहौल होना चाहिए माँ और लड़की के बीच में जी। उसको, माँ को सब समझ होनी चाहिए, तभी वो गाइड कर पाएगी, नहीं तो आगे इनके बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। बहुत गड़बड़ी देखी गई है जी, कंसीव ही नहीं हो पाता, तलाक तक की नौबत आ जाती है जी। तो इसलिए ये केवल मासिक धर्म मात्र हर महीने होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये आपका फ्यूचर का निर्धारण करेगी जी। आपकी संतान किस क्वालिटी की होगी उसका निर्धारण करेगी। अब अगर हम एक अच्छे स्वस्थ संतान को, गुणवान संतान को जन्म नहीं दे पाए, तो हमारा पैसा, बंगला, गाड़ी, इन सब का कोई महत्व नहीं रहता जी। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसके पास खूब पैसा है लेकिन संतान नहीं है जी। घर में 5-5 नौकरी है लेकिन बच्चे नहीं है जी। इसमें गुरुजी शर्माने वाली या फिर बात ना करने वाली कोई बात नहीं है कि नेचुरल प्रक्रिया जो के साथ नहीं होगी तो वो गड़बड़ी करते जा रहा है। अगर ये प्रोसेस होगी ही नहीं तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी जी। हर इंसान का सपना है कि उसको एक अच्छी गुणवान संतान पैदा हो। जब तक शुक्र और आर्तों में शुद्धि ना हो जाएगी होगी, हम इसको अगर शर्म के मारे छिपाए रखेंगे, समस्या को फिर हम विकराल रूप की ओर ले जाएंगे। तो मासिक धर्म शुरू हुआ है 13 साल की उम्र में, शादी हुई है जाके 28 साल की उम्र में। अगर किसी समस्या को हमने 15 साल झेला है तो वो समस्या अंदर फिर विकृति भी पैदा करेगी। फिर ससुराल वाले सोचते हैं या परिवार वाले सोचते हैं कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे। भाई बच्चे कहाँ होंगे जब आप 15 साल यूट्रस में कोई विकृति रही है, तो कैसे हो जाएंगे जी बच्चे। और इतने सूक्ष्म हेतु को पकड़ भी नहीं पाते हैं जी डॉक्टर। आयुर्वेद वाला तो पकड़ लेगा, जैसे अब हम सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथी में तो ये समझ से बाहर है जी। उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि दवाई दे देंगे, मासिक पीरियड आ जाएंगे, बस वो उस पे लगे रहेंगे जी। तो जी 6 महीने 7 महीने देखने बाद में फिर बोल देंगे भाई ये तो टेस्ट बात करें ओवर ब्रीडिंग का बात करें, कर देते हैं यूट्रस निकालने तक के बाबत बोल देते हैं ये निकाल देते हैं। बिल्कुल जी। तो स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, किस तरह से बच्चों को समझाना। बच्चों में अब हम क्या समझ रहे हैं जी, हम गुणों के आधार पे शरीर को समझ रहे हैं कि अगर कोई भारी लड़की है तो उसमें क्या समस्या हो सकती है, कोई बिल्कुल ही दुबली पतली लड़की है तो उसमें क्या समस्या हो सकती है, एक पतली लड़की है तो उसमें क्या समस्या हो सकती है। तो जब बच्चे की, लड़की की उम्र हो तो उससे हमें बात करनी पड़ेगी कि अब आप इस उम्र के हो गए हो और अब एक नया प्रोसेस शरीर में शुरू होने जा रहा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है क्योंकि ये प्राकृतिक है जी। और हर माँ बाप की इच्छा है कि एक अच्छी, उसकी अच्छे उससे शादी हो, फिर शादी के बाद अच्छे गुणवान संतान पैदा हो, फिर आगे अच्छा जीवन चले। तो उस समय भी ये पॉइंट डिस्कस कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अब मासिक धर्म आने वाला है या आ रहा है, तो इसमें देखना है जी। हमने क्या समझा है, हमने ये देखना है शरीर के हिसाब से कि कफ में तो ये विकृति मिलेगी कि मासिक धर्म धीमा रहेगा जी, फ्लो अच्छा नहीं रहेगा। वात में ये मिलेगा कि मासिक धर्म में फ्लो कम होगा, पेन अधिक होगा जी। और पित्त में ओवर ब्लीडिंग वाली समस्या रहेगी। तो इस तरह की समस्याएं हमें कॉमनली मिलेगी। तो हमने अपने बच्चे से बात करनी पड़ेगी
कि उसको मासिक धर्म आ रहा है तो क्या वो सही है, अगर सही नहीं है तो इनमें से क्या विकृति है, और फिर उसके हिसाब से हमें उसको गाइड करना पड़ेगा जी कि विकृति क्या है। अब मान लो मैक्सिमम लड़कियों में तो ये देखा गया है जी कि वो दूध पीते ही नहीं है जी, घी को टच करते ही नहीं है, और अगर वो बात की है तो दर्द होना बहुत स्वाभाविक है जी, और फिर दर्द इतना होगा कि उनको इंजेक्शन तक लगवाने पड़ते हैं या हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ता है। इंजेक्शन जरूर लगवाने पड़ते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा केसों में देखा गया है, खासकर गांव के माहौल में भी, कि जब वात का शरीर है, मासिक धर्म कम आएगा और पेन अधिक होगा, तो ऐसी स्थिति में उसका दीपन पाचन करते हुए शुद्ध चिकनाई उसको खिलानी है। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन जैसे कि दसमूलारिष्ट क्या करेगी, दीपन पाचन अनुलोमन, खासकर अनुलोमन करेगी। जब अनुलोमन अच्छा होगा तो दर्द होगा ही नहीं जी। और दसमूलारिष्ट और चंद्र प्रभावटी जी, ये दो तो देना ही देना चाहिए। वात वाली महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है जी, दसमूलारिष्ट, चंद्र प्रभावटी, और रात को दूध में घी डाल के पिलाना वात वालों के लिए। दीपन पाचन अच्छा नहीं है तो वो दीपन पाचन अच्छा कर दो ताकि दूध पचना शुरू हो अंदर, और हर समय दाल सब्जी में घी डाल के खिलाना। तो ये तो ट्रीटमेंट रहेगा वात वालों का आरंभिक स्थिति में। इससे दर्द नॉर्मल हो रहा है तो अच्छा है जी, हो जाएगा। 1 महीना भी हमने ऐसा देखा है कि जिसने ये कर लिया है, मासिक धर्म ठीक रहा है जी उनका। फिर भी समस्या आगे है तो उनको अनुवासन बस्ती दे दो जी। तो इससे ये वात की पूर्ण चिकित्सा है जी, टोटली चिकित्सा है दर्द खत्म करने की। एक केस था, हाँ, एक फिर ये तो हो गया जी वात का, कि पतली लड़की को क्या समस्या आ सकती है जब मासिक धर्म शुरू हो और हम उसकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई लड़की भारी है तो उसको क्या समस्या आएगी जी, उसको समस्या आएगी कि मासिक धर्म या तो देरी से आएगा या होगा ही नहीं। एक केस तो हमने ऐसे देखा जी, 28 साल की उम्र में पहुंच गई है लड़की लेकिन मासिक धर्म नहीं हो रहा है जी, और बहुत भारी शरीर है जी। अब आगे क्या होगा जी, जिसको मासिक धर्म ही नहीं हो रहा है तो हम कल्पना कर सकते हैं जी कि आगे उसको बच्चे होंगे, तो वैसे भी हमने उसके जीवन को नरक बना ही दिया है जी। जब अभी तक 28 की उम्र तक उसको मासिक धर्म नहीं है तो आगे कहां से उसको बच्चे होंगे जी। तो ये समस्या होगी कफ वाले में, कफ वाले में अवरोध होगा। फिर पीसीओडी जैसी प्राप्ति भी शादी से पहले ही बन जाती है जी। अब पित्त वाली में रहेगा जी कि पित्त में उसके हेतु ढूंढना है, क्या वो लगातार दही का सेवन कर रहे हैं या वो ज्यादा चटपटा खा रहे हैं, क्या कारण है कि जिससे ये ओवर ब्लीडिंग और ये सब समस्या है। तो हमने आराम से अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा कि ये समस्याएं हैं। आप शरीर के हिसाब से बता सकते हो कि इसको क्या समस्याएं हो सकती है, भारी है शरीर, मध्यम है, पतला है। नहीं तो आप उससे डिस्कस कर लो, क्योंकि डिस्कस करने से आपको शरीर के हिसाब से भी आप पहचान सकते हो, डिस्कस करने से और आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें बात करनी चाहिए, सिंपल जी। सर स्टार्टिंग जैसे होती है तो क्या ये दशमूलारिष्ट तभी से देनी चाहिए बच्चे को? हाँ बिल्कुल देनी चाहिए। क्यों देना चाहिए जी, दशमूलारिष्ट है जो, वो गर्भाशय के लिए सबसे उत्तम टॉनिक है जी, सबसे उत्तम टॉनिक। गर्भाशय को शुद्धि करने के लिए, गर्भाशय को बल देने के लिए, गर्भाशय को प्राकृतिक अवस्था में लाने के लिए, गर्भाशय के लिए सबसे उत्तम टॉनिक है दशमूलारिष्ट। फिर दूसरे नंबर पे है अशोकारिष्ट, और तीसरे नंबर पे एक और अरिष्ट है, उसका ध्यान नहीं आ रहा है। तो दशमूलारिष्ट हर उम्र के 1 दिन के बच्चे को भी दिया जा सकता है। तो ये बहुत कमाल का वो है। पित्त वाले को नहीं देना है जी, हम बात कर रहे हैं वात और कफ के लिए। पित्त वाले को अगर ओवर ब्लीडिंग है वहां नहीं देना पड़ेगा आपको, वहां तो फिर आपने अलग तरह की चिकित्सा करनी पड़ेगी ना। वात, स्टार्टिंग की बात, हाँ जी, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। तो वात पित्त कफ कोई भी प्रकृति हो तो उसमें हम जैसे बच्चे को स्टार्ट हुआ है, अभी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में क्या स्टार्टिंग से ही दशमूलारिष्ट हर किसी को दी जा सकती है ठीक है, या प्रकृति का ध्यान रखना? ठीक है, ये हो गया आपका सवाल।
अब इसमें इसको और आदर्श स्थिति में हम ले जाते हैं कि पित्त वाले को हम 10 मोलारिस्ट, अगर पित्त की समस्या है ओवर ब्लीडिंग जैसी, तो ना दें जी। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है, भले ही पित्त प्रकृति हो, दे तो दे सकते हैं हम उसको 10 मोलारिस्ट। सिर्फ एक ही कंडीशन में बचना है कि जैसे ही अगर बच्चे को मासिक धर्म शुरू हुआ है और अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या वो फील कर रही है, तो 10 मोलारिस्ट नहीं देना है। वात और कफ के लिए 10 मोलारिस्ट बहुत ही उत्तम है, और पित्त बैलेंस में हो उसके लिए भी उत्तम है 10 मोलारिस्ट। केवल उस कंडीशन में नहीं देनी है जब पित्त अधिक बड़ा हो, उस एक कंडीशन को छोड़ के बाकी सबको 10 मूला और चंद्र प्रभा दे सकते हैं। और चंद्र प्रभा तो तीनों ही कंडीशन में दे सकती है, क्योंकि चंद्र प्रभा है जो ये त्रिदोष को ही बैलेंस में करती है, और ये रसायन का काम भी करती है, मूत्र प्रवृत्ति को भी अच्छा करती है, तो मासिक धर्म की प्रवृत्ति को भी अच्छा करेगी। इसको हम तीनों ही प्रकृति में दे सकते हैं। सिंपल जी, हुआ क्लियर कि क्या करें? थोड़ा सा आपने बोला कि दशमूला और अशोका रिष्ट दे सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर आपने बोला कि चंद्रप्रभा तीनों को दे सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर। दशमूला एक ही कंडीशन को छोड़ना है, अगर अभी बच्चे को मासिक धर्म शुरू हुआ है और अधिक ब्लीडिंग की समस्या वो फील कर रही है, तो वहां दशमूला नहीं देना है। उस एक केस को छोड़ के बाकी सभी को दशमूला और चंद्रप्रभा हम दे सकते हैं। गुरुजी, अधिक ब्लीडिंग की समस्या केवल पित्त में ही हो सकती है ना? हाँ जी, प्योर पित्त में हो सकती है। दूसरा अगर कफ में आम अधिक इकट्ठा हो रहा है अंदर, तो कफ वाले में भी हो सकती है, लेकिन उसको बहुत देरी से होगी। हाँ जी, अब बोलिए। जो चीजें गुरुजी बता रहे हैं, ये लक्षण हमें दिखाई दे प्रकृति के हिसाब से। वैसे बच्चे की मानसिकता था, मासिक चक्कर चल रहा है, तो उसमें ठंडी की चीजें आज की को देरी, सिर को नहीं नहाना, ऐसी चीजों का कारण वो आगे अपान वायु में हम पढ़ेंगे। अपान वायु के बारे में जब लिखेंगे तो पढ़ेंगे जी कि हमने मासिक धर्म में क्या क्या नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल डिस्कस कर रहे हैं कि आरंभिक स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। जी गुरुजी। तो 10 मोलारिस्ट तो दे सकते हैं जी। हाँ, 10 मोलारिस्ट तो दे सकते हैं जी। जिसको अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसको भी हम 10 मोलारिस्ट दे सकते हैं, बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि ये तो स्वस्थ व्यक्ति को भी दे सकते हैं, एक ही कंडीशन को छोड़ के जहाँ पित्त अधिक बढ़ा हो। ये दीपन पाचन अनुलोमन करेगी जी, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है। तो उन लड़कियों को तो दे ही सकते हैं, उन महिलाओं को भी, और बाकी दूसरों को भी दे सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन वाले से को ही बचना है इससे। सिंपल जी। अगर हम दशमूला नहीं दे सकते तो हम चंद्रप्रभावती दे सकते हैं उस टाइम। हाँ, दे सकते हैं जी, लेकिन पित्त वाला एक कंडीशन को छोड़ के तो आपने दशमूला देनी ही है जी। हमने तो अशोका और दशमूला में भी, हाँ, अशोका और दशमूला में भी ये डिफरेंस देखा है जी कि दशमूला ज्यादा कारगर है अशोका की तुलना में। लेकिन जहाँ हम दशमूला नहीं दे सकते वहाँ इनको दे सकते। हाँ जी, तो वात वाली को सिंपल सा हम ये कर सकते हैं, दशमूला, चंद्रप्रभा और शुद्ध चिकनाई का सेवन कराना। तो इतना हम आरंभिक स्थिति में ही कर सकते हैं वात वाली लड़की को या महिला को जी। बाकी इतना कुछ पढ़ने के बाद हम सामने बैठे होगा बच्चा, तो शरीर देख के पहचान सकते हैं कि वात का है, कफ का है कि पित्त का है। थोड़ा उससे सिम्टम पूछ लेंगे, तो फिर अगर उसको दवाई देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी है जी। नहीं, अगर किसी को नॉर्मली, जैसे बच्चों को नॉर्मली आप 10-12 बच्चे आपके सामने, तो आप उनको जस्ट ऐसे बता रहे हो, उसके लिए मैं पूछ रही थी। 10-12 बच्चे बैठे हैं, उनको इकट्ठा आपने बताया कि आपका जैसे भी स्टार्ट होने वाला है या हो गया है, तो आप ये चीज़ लोगे तो उससे अच्छी, मतलब आगे ग्रोथ अच्छी होगी आपकी। हाँ, अब 10-12 बच्चे आपके सामने बैठे हैं, आपने ये बता दिया है। उसमें भी एक बात ये भी बोल दो, अगर किसी बच्चे को जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो और अधिक ब्लीडिंग की समस्या लगे, तब आपने इन्फॉर्म करना है आपको, ताकि आप उसकी प्रकृति के हिसाब से फिर उसको बता सको।
तो ये हम पढ़ रहे थे जी प्राणवायु पे और कहाँ चले गए, लेकिन ये पॉइंट डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि जी ऐसा देखा गया है कि अब पीरियड ही टेबलेट खाने से हो रहे हैं तो उनको कंसीव ही नहीं हो पा रहा जी, और ना होगा। और जिनका वात का लॉन्ग टर्म से चल रहा है, बच्चे कैसे हो रहे हैं वो सामने ही है जी। और पित्त वालों की भी ऐसी कंडीशन है कि उनको डर लगता है कि अगर मैंने ये गोली नहीं खाई तो ब्लीडिंग इतनी रुक नहीं पाएगी। तो इसकी संप्राप्ति कैसे बनती है कि भाई जब आरंभिक स्थिति में संचय हुआ, अब वात का संचय क्यों होगा, जो चिकनाई सेवन ही नहीं करते। और आजकल के तो ट्रेंड बनाए जी कि चिकनाई खानी ही नहीं है। जिनका शरीर दुबला पतला है वो भी ये बोलती है महिलाएं या लड़कियां कि खानी ही नहीं है जी चिकनाई, क्योंकि फैट बढ़ेगा। फैट आपका गाय के दूध और घी से नहीं बढ़ेगा, भैंस वाले से या थैली वाले से या मार्केट वाले से फैट बढ़ेगा जी। अब उनको यही नहीं पता है, बस एक लाइन सुननी है कि फैट बढ़ेगा। तो ज्यादातर वात वालों में जिनमें वो चीज बहुत अच्छे से खाते हैं, दूध दही बेशक नहीं खाते हैं, लेकिन चीज तो इतना ज्यादा खाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वही तो जी, वात वाली बहुत लड़कियों में केवल इतना करने से जी कि दीपन पाचन अच्छा करने से और शुद्ध चिकनाई और दसमूला चंद्र प्रभा देने से ही उनकी समस्या खत्म होगी, जिसके लिए उन्हें हर मासिक धर्म में इंजेक्शन लगवा के दर्द खत्म करना पड़ता है। आप निकालो जी अष्टांग हृदयम शारीर स्थानम, पेज नंबर 357, 357 357। इसका अंतिम पैरा पढ़ेंगे जी और उसका वक्तव्य पढ़ेंगे। 357 निकाल लिया जी। हाँ जी। हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई दंपति अगर बच्चा प्लानिंग की तैयारी कर रहा हो तो महिला का आत्रव उस समय पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी तरह की विकृति नहीं होनी चाहिए। विकृति मतलब अगर हमारे शरीर में वात बड़ा है तो आर्तव में भी वात बड़ा रहेगा, पित्त बड़ा है तो आर्तव में भी पित्त बड़ा रहेगा, कफ बड़ा है तो आर्तव में भी कफ बड़ा रहेगा। अब पहचान क्या होगी कि आर्तव में वात बड़ा है कि पित्त बड़ा है कि कफ बड़ा है। एक महिला जिसको मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग कम होती है और पेन ज्यादा होता है, या मासिक धर्म से कई कई दिन पहले पेन होना शुरू हो जाता है, मासिक धर्म बहुत ही रुक के आता है, बहुत कम निकलता है, पेन अधिक होता है, ये तो है जी वातज आर्तव के लक्षण। और दूसरा जिसमें ब्लीडिंग अत्यधिक होती है और जिसकी प्रकृति उष्ण टाइप की होती है, अधिक ब्लीडिंग होना, समय से पहले ब्लीडिंग होना, ये है पित्तज आर्तव के लक्षण। और कफज आर्तव में कफ के गुण है, भारी है, गुरु है, पिच्छल है, स्थूल है, सांद्र है। तो जो आर्तव होगा वो भारी होगा, वो चिपचिपा होगा, और वो उसमें भी देरी हो सकती है क्योंकि कफ में भी स्लोनेस होता है, तो उसमें भी देरी हो सकती है कि मासिक धर्म समय पे ना आए, देरी से आए। तो ऐसा बोला जाता है कि जब कंसीव प्लानिंग कर रहे हो बच्चे की तो उस समय आर्तव और शुक्र पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पहले 3 महीने शिशु के जो अंग बनते हैं वो माँ के खून से ही बनते हैं जी। अब आप देखते हैं कि कंसीव होने के बाद मासिक धर्म बंद हो जाता है, उस बंद हुए मासिक धर्म से और जो माँ के शरीर में खून है, इन दोनों के मिश्रण से ही पहले 3 महीने बच्चे के अंग बनते हैं जी। अब जितनी अच्छी क्वालिटी का वो आर्तव होगा उतने ही अच्छी क्वालिटी के शिशु के अंग बनेंगे। अब उसमें वात पित्त कफ की अधिकता है या वात पित्त कफ की विकृति है तो वही आगे बच्चे के शरीर में भी आएगी। 3 महीने के बाद क्या होता है कि एक गर्भनाल बन जाती है जिसको आयुर्वेद में अपरा बोलते हैं, जो माँ के हृदय से शिशु की नाभि में जुड़ जाती है। तो माँ जो कुछ भी खाएगी वो पचेगा, रस बनेगा, रस हृदय में जाएगा, वहां से फिर वो शिशु का पोषण करेगा जी। तो पहले 3 महीने का समय है जो, उसमें महिला में अच्छा खून होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का खून होना चाहिए और आर्तव भी अच्छा होना चाहिए। इसका वक्तव्य पढ़ो अमित जी। गर्भकाल में मासिक धर्म का स्वाभाविक क्रम रुक जाता है, इसीलिए गर्भवती को
मासिक धर्म नहीं होता। इस रुके हुए मासिक धर्म के आर्तव से अपरा का निर्माण होता है और शेष आर्तव से उसके स्तन पुष्ट होते हैं। गर्भस्थ भ्रूण के यकृत प्लीहा भी इसी से बनते हैं। शोणित के फेन से फुसफुसों का निर्माण होता है और शोणित के कीट से मुंडुक की रचना होती है। यदि मासिक धर्म फिर भी होता रहता है तो उक्त अवयवों की पुष्टि कैसी होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि गर्भावस्था में प्रतिमास मासिक धर्म होते रहने पर स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। इस प्रकार के उदाहरण प्रायः स्वस्थ स्त्रियों में ही देखे जाते हैं। इसमें क्या पढ़ा जी हमने कि गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म रुक जाता है और उस मासिक धर्म से एक तो अपरा का निर्माण होगा। अपरा यानी कि गर्भनाल जो माँ के हार्ट और शिशु की नाभि में जुड़ेगी, तो उसका निर्माण भी उसी मासिक धर्म से होना है और महिला के स्तन भी उसी से पुष्ट होना है आगे डिलीवरी के बाद जो दूध आना है। और तीसरा फिर जो शिशु के अंग है, जिन भी अंगों में जो भी अंग, जैसे किडनी है रक्त और मेद से बनी है, फुफ्फुस है ये भी रक्त से बना है, जो अंग रक्त से बने हैं तो उन सब की उत्पत्ति यहीं से होती है जी। इसलिए जो आर्तव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो केवल हर महीने निकलने वाला मासिक धर्म ना होकर वो डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में आपका शिशु का शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा जी, उसकी प्रकृति कैसी रहेगी। जितना अच्छा आर्तव होगा उतना ही अच्छे आगे शिशु के अंग बनेंगे। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं पहले 3 महीने का ये क्रम है। तो आर्तव की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए तभी कंसीव करना चाहिए। जो महिला खुद ही आर्तव से परेशान है तो कल्पना करो कि आगे संतान कैसी होगी। तो अब बहुत से केस में क्या होता है कि बच्चा महीने का होता है, 2 महीने का होता है, तो फिर उसमें ऐसा आता है कि धड़कन ही नहीं आ रही है जी। ये ज्यादातर केस होता है वात प्रकृति की महिलाओं में, क्योंकि जब आर्तव ही अच्छा नहीं है तो गर्भनाल कहाँ से बनेगी जी। उसकी गर्भनाल भी प्रॉपर नहीं बन पाती और तीसरे महीने तक जीवित तो रह जाता है बच्चा, लेकिन फिर वो गर्भनाल ना बनने के अभाव में आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाता जी। या फिर वो तीसरे महीने के बाद उसको जब अंदर गति ही ना हो तो फिर उसका ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आर्तव की क्वालिटी कैसी है। तो जिस भी तरह के आर्तव में दृष्टि है पहले उसकी चिकित्सा करके और फिर ही गर्भ कंसीव करना चाहिए, नहीं तो फिर हम आदर्श संतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे जी। आगे देखो जी जहाँ से हमने छोड़ा है जी, बोलो। जैसे अबॉर्ट करते हैं आयुर्वेद में कंसीव के या फिर प्रेगनेंसी के तो काफ़ी लिखे हुए हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे इसमें जो अबॉर्ट की भी कोई विधि है, ये तो शास्त्र कर्म ठीक है, कोई आयुर्वेद में है ऐसा? ठीक है। अब इसमें ऐसा है जी, अगर कोई गर्भ अपने आप गिर गया है तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से निकल जाता है जी। अगर अपने आप नहीं गिरा है तो फिर ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जिसके द्वारा हम उसको जबरदस्ती गिरा सकें। मतलब ऐसी ना इस तरह का कोई केस किया जी, और ना जो और बाकी डॉक्टरों के अनुभव है ऐसी मेडिसिन रही जो गिरा सके। कुछ केस में ऐसे देखा गया है, जैसे कि एक महिला ऐसी आई जिसको 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जी और हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही थी। तो स्पॉटिंग तो अब होने ही नहीं चाहिए क्योंकि मासिक धर्म रुक जाना चाहिए, उससे ही शिशु के वो बनेंगे, अंग बनेंगे। तो उसको हल्की स्पॉटिंग हो रही थी, पेन हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में अब वो एलोपैथी के पास गई, इधर उधर डॉक्टर बोले कि आप वो करवाओ जी, अब बच्चा अच्छा नहीं बनेगा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, आप इसकी सफाई करवा लो।
तो इस केस में फिर आयुर्वेद में ऐसा है कि आप 10 मोलारिस्ट दे दो जी इस तरह की कंडीशन में। तो 10 मोलारिस्ट क्या करेगी जी, अगर गर्भ अंदर से अपने आप चल पड़ा है तो उसको साफ कर देगी जी। अगर वहां पे गर्भ अंदर अभी सुरक्षित रूप से है लेकिन उसमें वेदना और स्पॉटिंग है तो फिर वो दर्द को भी बंद कर देगी और स्पॉटिंग को भी बंद कर देगी। तो एक केस में तो ऐसा हुआ कि उसको 10 मोलारिस्ट पिला दिया जी। अब हमारे पास तो थोड़ी लेट आई थी, पहले वो इधर उधर डॉक्टर के पास गई तो बोले कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, अब बच्चा अच्छा नहीं बनेगा जी, तो आपने वो करवा लेना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमने 10 मोलारिस्ट पिला दिया जी। क्यों पिला दिया? क्योंकि 10 मोलारिस्ट अनुलोमन करता है जी। अब बच्चा गर्भ था जो अंदर, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, जो 2 दिन पहले का था उससे थोड़ा साइज बढ़ा हुआ आ रहा था जी। यानी अगर साइज बढ़ा हुआ था तो गर्भ अभी सेफ था अंदर। तो 10 मोलारिस्ट पिया 2-3 टाइम, 2-3 दिन के लिए ही पिलाया, तो वायु अनुलोम होकर उसका पेन खत्म हो गया और स्पॉटिंग भी बंद हो गई जी। फिर 9 महीने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे को 2 किलो कोई 900 ग्राम के लड़के को उन्होंने जन्म दिया। तो ये तो थी उस महिला की कहानी जिसका कि स्पॉटिंग हो रही थी और पेन भी था, लेकिन अभी अंदर गर्भ सेफ था जी। फिर एक महिला ऐसी थी कि इतना ही कोई महीना सवा महीने का टाइम था, वो लंबे ट्रैवलिंग पे चली गई, उनको फिर ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग ज़्यादा ही होगी, डॉक्टर के पास गए तो वो बोले कि आप सफाई करवा दो जी। तो वो आयुर्वेद में विश्वास रखते थे, लेकिन कई बार लेडीज घबरा जाती है इस तरह के केस में। तो फिर उन्होंने बात करी, उनको यही बोला कि भाई आप 10 मोलारिस्ट पी लो, अगर आपका गर्भ वहां से चल चुका है तो वो साफ भी कर देगी, अगर नहीं चला है तो फिर वो ये आपका दर्द वगैरह स्पॉटिंग वगैरह बंद हो जाएगी। हालांकि उनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी थी तो उन्होंने पिया तो वो फिर उसने साफ कर दिया जी। तो एक केस ये रहा। एक फिर केस ऐसा भी रहा कि जिसमें बच्चा है जो वो उसमें फंस गया। प्रियंका जी जो कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे शाम की क्लास में, वो ट्यूब में फंस गया जी। और ट्यूब में फंस गया तो वो भी घबरा गए दोनों ही दंपत्ति। तो फिर उन्होंने 2-3 डॉक्टर की राय ली, सभी यही बोले कि जी इसमें तो ट्यूब ही निकालनी पड़ेगी और या फिर आगे दोबारा प्रेगनेंसी हो या ना हो, मतलब रिस्क टाइप है। तो वो भी घबरा गए, लेकिन अंत में हिम्मत करा करा के, क्योंकि अभी एक ही बच्चा था जी उनको, एक लड़की है, आगे और भी बच्चे करने हैं, तो मैंने उनको बोला कि जी आप सिर्फ एक ही काम करो, यहाँ पे अनुलोमन करने का काम करो। उनको ब्लीडिंग पहले ही हो रही थी जी, तो 10 मोलारिस्ट पिलाई, ब्लीडिंग और अच्छे से होके तो 7 दिन तक वो पूरी तरह से साफ हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर गर्भ अंदर से अपने आप चल चुका है तो 10 मोलारिस्ट देने से, अनुलोमन बढ़ने से वो साफ हो जाएगा जी। और हमने अनुलोमन ही करने का प्रयास वहां पे करना है। उस दौरान चिकनाई वगैरह सब बंद कर देनी है, कोई भी बल्ले चीजें नहीं देनी है, क्योंकि जब आप सफाई का काम कर रहे हो। और अगर गर्भ अंदर सेफ है तो फिर वो गिरेगा भी नहीं जी। तो इस तरह के अनुभव रहे जी। यहाँ पे दोनों ही केस में 10 मोलारिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर गर्भ अंदर सेफ है तो स्पॉटिंग और दर्द इन सबको बंद करने में, और गर्भ अगर चल चुका है तो फिर उसको साफ करने में। तो 2 महीने 2.5 महीने तक के गर्भ पे 10 मोलारिस्ट अच्छे से काम करती है। अगर वो खुद से निकल चुका है तो फिर सफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर खुद से अंदर से चल पड़ा है तो ये फिर पूरा साफ कर देगी। गिराने की किसी भी औषधि में कोई इस्तेमाल किया ही नहीं जी, ना जरूरत पड़ी, या जो डॉक्टरों के अनुभव भी रहे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी औषधि गिरा देगी। आयुर्वेद में ऐसा नहीं देखा है, हो भी सकता है हो, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है जी। रेशम जी मतलब किसी कारण से मान लो कोई ऐसी कंडीशन विशेष बन गई है कि जो हमें इसका जो है पिछले सफाई है, तो इसका मतलब अपने पास वो समाधान नहीं है। हाँ जी, वो समाधान नहीं है जो डॉक्टरों ने बताया। ज्यादातर केस में देखो उनका भी एक मत क्लियर था, हम भी इस पे ही क्लियर रखते हैं कि भाई अगर कोई गर्भ ठहर गया है और वो सेफ है तो उसको गिराना नहीं चाहिए जब तक अगर माँ का जान खतरे में ना हो, तो गिराना नहीं चाहिए जो उसका सबसे ज्यादा पाप लगता है। सिर्फ जैसे हम बच्चे की बोल रहे हैं, कभी धड़कन नहीं आ रही, जहाँ बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही देखा जाता है, वो बोलते हैं भाई अगर आप आगे रखोगे तो फिर तो हाँ, फिर उस केस में तो निकालना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल।
में निकालना पड़ेगा, तो इस केस में हम निकालने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं। हाँ, इस केस में अगर वो अंदर से चलायमान नहीं हुआ है और 3 महीने तक का हो गया है तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है जी। अगर वो चलायमान हो चुका है फिर ये काम कर देगी जी अपना। हाँ, केस देखे भी ऐसे हो, बच्चा ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा या उसकी धड़कन नहीं मिल रही, तो फिर लास्टली ऑप्शन बोल देते हैं डॉक्टर भी अभी तो इसको अबॉर्ट कराना पड़ेगा, तो वो सिर्फ एलोपैथी में वो करते हैं। वो फिर जैसे पहले तो ये शल्यक्रम आयुर्वेद में ही होता था जी, अब ये एलोपैथी वालों ने इस पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे तो फिर उसमें शल्यक्रम ही करना पड़ेगा जी।